जय हिंद दोस्तों, रक्षा खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, जवानों को पेंशन जाते समय छुट्टियों का पैसा मिलता है, उसमें मिलिट्री सर्विस से 5200 नहीं जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप घर जाते हैं, पेंशन जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है। और दोस्तों, जो आप लीव इनकैशमेंट का पैसा लेते हैं उसमें मिलिट्री सर्विस पे नहीं जुड़ती। जो आप कम्यूटेशन का पैसा लेते हैं उस पर भी मिलिट्री सर्विस पे नहीं जुड़ती। जो आप पेंशन लेते हैं या फिर ग्रेजुएटी लेते हैं उस पर आपको मिलिट्री सर्विस पे देखने को मिलती है, उसमें जुड़ती है, और वो भी आधी। दोस्तों, लीव इनकैशमेंट का फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई इन कैश डे, यानी जितनी आपकी छुट्टियां हैं उसके हिसाब से आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है। तो दोस्तों, ये बात आपने सही से समझ ली होगी, यानी कम्यूटेशन के पैसे पे, लीव इनकैशमेंट के पैसे पे मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती। जो पेंशन मिलती है या फिर ग्रेजुएटी का पैसा मिलता है उस पर आपको मिलिट्री सर्विस पे का पैसा देखने को मिलता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। जेपीसी संसदीय समिति ने 2 सिफारिशें सरकार से की थी। जी हां दोस्तों, आपके वेलफेयर के लिए संसदीय समिति ने केंद्र सरकार से 2 सिफारिश करी थी। पहली सिफारिश करी थी कि हर साल 1% पेंशन में वृद्धि करी जाए, या फिर 65 वर्ष पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी तक इन दोनों सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, 65 वर्ष पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल पेंशन देने का मामला अभी वित्त मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। और दोस्तों, ये आगे चलकर सॉल्व हो सकता है अगर केंद्र सरकार चाहे। लेकिन दोस्तों, जो पहली सिफारिश है कि हर एक साल 1% पेंशन में वृद्धि करी जाए, यह भारत सरकार फिलहाल लागू नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, ये जो पहली स्कीम है इसका मामला अभी सरकार के पास लंबित नहीं है। सरकार के पास जो लंबित मामला है, प्रोसेस में है, वो है 65 पे 5%, 70 पे 10% और 75 वर्ष पे 15% एडिशनल पेंशन देने का। ये आगे चलकर स्कीम लागू हो सकती है, आगे चलकर, क्योंकि दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट से इस पर कुछ डिटेल्स मांगी गई थी कि ऐसे कितने पेंशनर्स हैं जो 65 वर्ष पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15% अतिरिक्त पेंशन ले सकते हैं। और दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट लगाए गए थे जिसमें कहा गया था कि ज्यादातर पेंशनर्स 80 एज पर नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए इसका फायदा, एडिशनल पेंशन देने का फायदा 80 ईयर से पहले किया जाए, जैसे 65 वर्ष पे 5%, 70 पे 10% और 75 पे 15%। तो दोस्तों, ये स्कीम आगे लागू हो सकती है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगर सीपी ग्राम में शिकायत डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आरटीआई डालिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स हैं जो सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं, शिकायत डालने के बाद भी, रिमाइंडर डालने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर दोस्तों ऐसे पेंशनर्स हैं तो फिर दोस्तों आप आरटीआई डालिए। जी हाँ दोस्तों, आप आरटीआई डालिए, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत से दोस्तों पेंशनर्स आरटीआई डालते हैं, अगर सीपी ग्राम में वो शिकायत डालते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आप फिर आरटीआई डालते हैं। तो आरटीआई डालने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप आरटीआई जरूर डालिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स को मिल रहे हैं दिसंबर की पेंशन के एडवांस मैसेज। पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं पेंशनर्स के। पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर, हमें दिसंबर की पेंशन के एडवांस मैसेज मिल रहे हैं जो हमें पहले नहीं मिले थे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कई मैसेज आपके ट्रिगर्ड हो जाते हैं, कई बार बहुत लेट मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो दोस्तों, आपके मैसेज ट्रिगर्ड हो रखे हैं, लेकिन फोन पर आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं, जैसे कि कल मिल गया, आपको परसों मिल जाएगा, कई बार आपको अगले महीने भी मिलता है। पेंशन आपकी पहले क्रेडिट हो जाती है, लेकिन मैसेज मिलता है काफी लेट। तो दोस्तों, मैसेज आपको लेट मिले, पहले मिले, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगी 31 दिसंबर को। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नए साल में 2025 में होंगे अहम मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हुए हैं। नया साल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, 2025। अब दोस्तों, 2025 में कौन कौन से मेन मुद्दे हैं आपके वेलफेयर के? सबसे अहम मुद्दा है 8th सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, जैसी जनवरी स्टार्ट होगा, जैसी नया साल आएगा, वैसी सबसे अहम मुद्दा निकल के आएगा, और वो है 8th सीपीसी का गठन। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी सबसे जबरदस्त डिमांड है।
जो और संगठन है वो लगातार डिमांड पहुंचाने हैं सरकार के पास कि नए साल में 2025 में 8 सीपीसी का कुछ किया जाए, कुछ सिफारिशें लागू करी जाए ताकि सही टाइम पे 8 सीपीसी का गठन हो। फिर दोस्तों यूपीएस, जैसा आपको पता है यूपीएस की घोषणा हो चुकी है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा हो चुकी है, बस ये लागू होना है 1 अप्रैल 2025 से। तो दोस्तों यूपीएस भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे पुराने पेंशनर्स को यूपीएस में डाला जाता है, किस तरीके से पेंशन दी जाती है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी देखने लायक होगा 1 अप्रैल 2025 से, जब ये स्कीम पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, जब पेंशनर्स एम्प्लॉय इसे यूज करेंगे। फिर दोस्तों इक्वल एमएसपी, जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इक्वल एमएसपी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसकी सुनवाई हमें जनवरी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखने वाली ये बात होगी कि नए साल में कितनी तारीखें मिलती है इक्वल एमएसपी पर सुप्रीम कोर्ट से, और हम ये चाहते हैं कि बहुत ही कम सुनवाई हमें देखने को मिले और जल्दी से फैसला आ जाए इक्वल एमएसपी पर, क्योंकि दोस्तों जैसा आपको पता है हाई कोर्ट में लगातार तारीखें मिल रही थी इक्वल एमएसपी पर, और फाइनल डिसीजन क्या हुआ, केस डिसमिस हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा तारीखें ना मिले नए साल में और जल्दी ये मैटर सॉल्व हो जाए इक्वल एमएसपी का। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है 8 सीपीसी का, सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है इक्वल एमएसपी का, और यूपीएस तो लागू हो ही चुका है, बस देखना है ये काम कैसे करता है। फिर दोस्तों अगली जानकारी है ईसीएचएस या फिर एफएमए सबसे अच्छा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स हैं जो ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो एफएमए ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे। दोस्तों अगर आप दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे तो कौन सा करेंगे, एफएमए का 1000 रुपए लेंगे या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी लेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरी माने तो आप ईसीएचएस की फैसिलिटी लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हारी बीमारी कभी भी कोई डेट समय टाइम देखकर नहीं आती, कभी भी कोई बीमारी आ सकती है कोई भी कंडीशन पे। तो दोस्तों उससे निपटने के लिए आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए मेडिकल की, और वो आपको प्रोवाइड करता है ईसीएचएस। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप एफएमए का पैसा ना लेकर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ज्वाइन करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आजकल 1000 रुपए एफएमए का कुछ भी नहीं है। आजकल की महंगाई को देखते हुए पेंशन पे सिर्फ 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे, जुड़कर मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ प्रॉब्लम जो है आपकी, उसको कैसे सुधारा जाए, उसका क्लेम कैसे किया जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 रुपए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेंशन पे दोस्तों, इसलिए आप ईसीएचएस को ज्वाइन करिए, ईसीएचएस से आप जुड़िए। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या चॉइस करते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।